Hello my dear students, today I will teach you 9th history chapter 3rd नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इस चैप्टर में हम नाजिज्म यानी नाजी पार्टी के बारे में एंड द राइज ऑफ हिटलर के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैं बताई थी कि एक जर्मन बॉय हेलमोथ है, वो अपने माता पिता से किस प्रकार स्टोरी सुन करके देखते हैं कि उनके माता पिता किस प्रकार सुसाइड करने की एक बहाना ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो लोग एक नाजी थे। यानी कि नाजी पार्टी के जितने भी फॉलोअर्स थे वो सारे सुसाइड कर धीरे धीरे करते जा रहे थे। क्यों करते जा रहे थे? क्योंकि नाजी पार्टी या नाजी के अंतर्गत जितने भी उसके मेंबर थे, सारे मेंबर जर्मन पीपुल को या पॉलिश पीपुल को या ज्यूस को किस प्रकार वो मौत के घाट उतार दिए थे। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब जर्मन की हार होती है, यानी जर्मन हार जाता है, यानी कि एक्सेस पावर जब हार जाती है, तो उनको लगता है कि जो बिहेव हम उन लोगों के साथ, ज्यूस के साथ, पॉलिश के साथ या जर्मन पीपुल के साथ जो मैं व्यवहार किया हूँ, वही व्यवहार अब वो हम लोगों के साथ करने वाला है। इसीलिए वो धीरे धीरे अपने आप को सुसाइड करते जा रहे हैं। और उसमें हम प्रीवियस वीडियो में ये भी हम देखे थे कि किस प्रकार यूरोपियन कंट्री, यूरोपियन पावर दो खेमों में डिवाइड होते जा रहे हैं, एक एक्सिस पावर और दूसरा एलाइड पावर में। तो अब इसमें हम देखते हैं कि बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक, यानी वाइमर रिपब्लिक का जन्म कैसे होता है। ये वाइमर रिपब्लिक क्या है? वाइमर रिपब्लिक, ये जर्मनी में वाइमर रिपब्लिक क्या है? तो हम इसमें देखेंगे कि आफ्टर द डिफीट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी में मोनार्की सिस्टम थी, और उस मोनार्की सिस्टम में हम क्या देखते हैं कि ये इम्पेरियल जर्मनी जो पहले एक मोनार्की सिस्टम के तहत जो रन कर रही थी, उस मोनार्की सिस्टम के तहत वहाँ के जो मोनार्क थे वो थे आपको कैसर विलियम। और कैसर विलियम जब जर्मनी की हार होती है तो कैसर विलियम अपने सत्ता को एब्डिकेट कर देते हैं, यानी कि एब्डिक्शन ऑफ द एम्परर। तो जब वो सत्ता को एब्डिकेट कर देते हैं तो अब इम्पेरियल जर्मनी का जो कार्यभार है वो पार्लियामेंट्री पार्टीज के ऊपर आ जाती है। जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ भारत में ही लें कि अभी मान लिया जाए कि मोदी जी रिजाइन करते हैं, तो उनका कार्यभार किनके ऊपर आ जाएगी? पार्टी के ऊपर आ जाएगी। किस पार्टी के ऊपर? जिस पार्टी की सरकार है, यानी बीजेपी के ऊपर आ जाएगी। तो बीजेपी का एक मेन वहां पे ड्यूटी होगा कि किस तहत अब इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम चलावें, किस प्रकार इसका हम फॉर्मेशन करें या किस प्रकार हमको भारत को चलाना है। उसी प्रकार इस पार्लियामेंट्री पार्टी का फॉर्मेशन होता है, और ये पार्लियामेंट्री पार्टीज मिल करके नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये नेशनल असेंबली ने एक जर्मन पार्लियामेंट का फॉर्मेशन करते हैं। जर्मन पार्लियामेंट का नाम है रिक्सटैग। जैसे भारत में हम पार्लियामेंट को संसद बोलते हैं। इसके प्रीवियस चैप्टर में भी मैं बताई थी रशियन रिवॉल्यूशन में कि रूस की जो पार्लियामेंट थी उसका नाम क्या था? ड्यूमा। तो यहाँ पे जर्मन पार्लियामेंट का जो नाम है वो आपको है रिक्सटैग। तो इस प्रकार एक जर्मन पार्लियामेंट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये जर्मन पार्लियामेंट का जो फॉर्मेशन होता है ये किस स्ट्रक्चर पर आधारित है, ये किस प्रकार की सरकार है? तो विद अ फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम क्या होता है? तो फेडरल सिस्टम में
कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जितने भी उनके पावर होते हैं, तो सरकार के हाथों में मेन रूप से 3 पावर होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी। तो ये तीनों पावर का डिवीजन हो जाता है, लेकिन मोनार्की सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। मोनार्की सिस्टम में तीनों पावर मोनार्क के हाथों में रहती है, जबकि इस रिस्टेट का जो फॉर्मेशन हुआ था उसमें इस फेडरल स्ट्रक्चर के अंतर्गत ये तीनों पावर जो था, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, तो ये तीनों पावर का डिवीजन कर दिया गया, ताकि ये जो पार्लियामेंट्री पार्टीज जो होंगे या जर्मन पार्लियामेंट होंगे ये ऑटोक्रेट नहीं हो सके। और इसके अंतर्गत इक्वल यूनिवर्सल कास्ट ऑफ ऑल एडल्ट इंक्लूडिंग वुमन, यानी कि इसमें इक्वल वोटिंग राइट्स दी गई। तो इसमें वोटिंग राइट्स में मेल और फीमेल दोनों की चर्चा है। इसमें लास्ट में लिखा हुआ इंक्लूडिंग वुमन, इसलिए इंक्लूडिंग वुमन लिखा हुआ गया है क्योंकि अभी तक यूरोपियन हिस्ट्री में जहाँ कहीं भी विशेष जगहों पे अगर पढ़ते हम लोग तो उसमें दिया हुआ रहता है कि सिर्फ वहाँ पे मेल मेंबर को ही वोटिंग राइट्स दी जाती है, फीमेल को हटा दी जाती है। तो यहाँ पे जब ये रिस्टेट या जर्मन पार्लियामेंट का फॉर्मेशन होता है तो ये मेल और फीमेल दोनों को वोटिंग राइट्स प्रदान की गई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जर्मन पार्लियामेंट का फॉर्मेशन हो गया। लोग बहुत मेहनत से इस जर्मन पार्लियामेंट का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि आखिर इस जर्मन पार्लियामेंट को जर्मन पीपुल क्यों वेलकम नहीं करते हैं? उनको तो वेलकम करनी चाहिए, लेकिन पीपुल इसको वेलकम क्यों नहीं करते हैं? कुछ तो काउज होगा। तो अब हम इस जर्मन पार्लियामेंट को जर्मन के पीपुल क्यों अपोज करते हैं इसका, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे एक चीज जो छूट गई है, पार्लियामेंट्री पार्टी जो बनी थी वो वाइमर में बनी थी, यानी वाइमर एक जगह है। तो इस पार्लियामेंट्री पार्टीज जो एक जगह वो लोग आपस में बैठते हैं वो वाइमर नामक जगह पे, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है वर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक, यानी कि वाइमर में उस रिपब्लिक का फॉर्मेशन हुआ है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है वर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक। इस प्रकार हम देखते हैं कि वाइमर रिपब्लिक का बर्थ हो चुका है, लेकिन इस बर्थ से जर्मन पीपुल को कोई खुशी नहीं मिलती है, उल्टे इनका अपोज करते हैं। तो क्या अपोजिशन का क्या काउज है देखते हैं। इसमें है इसमें अक्सर क्वेश्चन राइज होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन ही अक्सर राइज होते हैं, शॉर्ट कम ही होते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन के तहत पूछा जा सकता है कि व्हाई द जर्मन्स अपोज द वाइमर रिपब्लिक, क्यों जर्मन पीपुल वाइमर रिपब्लिक का अपोज किए, या however Weimar Republic was not received well by its own people, why, क्यों जर्मन पीपुल इस वाइमर रिपब्लिक का वेलकम क्यों नहीं करते हैं। तो हम इसमें एक एक करके इसके बारे में बताऊंगी। इसमें है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब एक पीस ट्रीटी होती है, यानी कि एलाइज पावर के द्वारा वर्साइल्स में एक पीस ट्रीटी होती है, तो उस ट्रीटी का नाम है वर्साई ट्रीटी। तो अब वो ट्रीटी जो होती है तो ये जर्मनी के लिए एक हार्श ट्रीटी कहा जाता है, लेकिन वो लोग उस ट्रीटी को क्या कहते हैं, पीस ट्रीटी। तो अब पहला में देखेंगे, द टर्म इट वाज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट आफ्टर जर्मनीज डिफीट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार होती है, तो जर्मनी के साथ तो बहुत सारे कंट्री उसमें पार्टिसिपेंट्स थे, तो फिर जर्मनी को ही क्यों वार गिल्टी माना जाता है? क्या काउज है? काउज इसका है कि जर्मनी उस समय जितने भी ग्रुप थे इनके एक्सेस पावर के, तो सेंट्रल पावर के जितने भी ग्रुप थे उसमें जर्मनी एक पावरफुल कंट्री माना जाता था। तो इनको वार गिल्टी के रूप में जर्मनी को
बार बार ये एक्सेप्ट करने को कहा जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण आप ही स्वयं हैं, और ये एक्सेप्ट करते हैं। कौन एक्सेप्ट करते हैं? तो वाइमर रिपब्लिक। वाइमर रिपब्लिक बनी और वाइमर रिपब्लिक इस चीज को एक्सेप्ट करती है कि हाँ, मेरे ही चलते ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई है। अब है द पीस ट्रीटी एट वर्साइल्स वाज ए हार्श एंड ह्यूमिलिएटिंग पीस। अब ये पीस ट्रीटी कहा तो जाता है कि ये शांति समझौता है, लेकिन ये एक शांति समझौता नहीं है। ये जर्मनी के गौरव को नेस्त नाबूद कर देते हैं, जर्मनी के गौरव को मिट्टी में मिला देते हैं, यानी कि ये एक ह्यूमिलिएटिंग पीस है, यानी कि कहीं से भी इसमें मानवता का कहीं समर्थन नहीं होता है। तो और ये ट्रीटी के बाद ही हम देखते हैं किस प्रकार हिटलर का उदय होता है। इसमें इस प्रकार जर्मनी को तोड़ फोड़ कर दिया गया, अंग भंग कर दिया गया, जिससे वो लोग एक प्रकार से उनके अंदर एक बौखलाहट, यानी कि क्या कहें, उसके अंदर जो इस प्रकार से इन लोग के अपोज में खड़े हो जाते हैं। अब तीसरा है जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज। अब इसके बाद उस पीस ट्रीटी में क्या सब कंडीशन रखा गया, तो जर्मनी के अंदर जितने भी कॉलोनीज थे वो सारे कॉलोनीज को वो खो देते हैं, जो उसके पॉपुलेशन का 10th पार्ट था। 30% ऑफ इट टेरिटोरीज, यानी कि अपने टेरिटोरीज का 13% खो देता है, यानी दूसरा भाग वो लोग छीन लेते हैं। कौन? एलाइज पावर अपने टेरिटोरीज में मिला लेते हैं। 70% ऑफ इट्स आयरन, 75% ऑफ इट्स आयरन भाग जो खान है उस माइंस को भी वो लोग ले लेते हैं। एंड 26% ऑफ इट्स कोल, कोयला का भी खान है उसका 26% वो लोग ले लेते हैं। कौन कौन किस लोग आपस में बांट लेते हैं? तो फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया, ये सब आपस में बांट लेते हैं मिली भगत करके। फिर क्या है? द एलाइड पावर डीमिलिटराइज जर्मनी टू वीकेन इट्स पावर। अब ये एलाइड पावर जो है, इतने भाग लेने के बाद भी ये अलग से एक कंडीशन देते हैं, क्या? आपको डीमिलिटराइज, यानी डीमिलिटराइज का मीनिंग होता है कि आप कहीं भी युद्ध करने के लिए कोई भी अस्त्र शस्त्र वेपन्स को आप तैयार नहीं कर सकते हैं अपने कंट्री के अंतर्गत, इसी को कहते हैं डीमिलिटराइज। तो यानी कि मिलिट्री का जो साधन है, मिलिट्री का जो सामान है, वो आप तैयार नहीं कर सकते। और हम जानते हैं कोई भी कंट्री पावरफुल तब होता है जब उनके अंदर आर्मी जितनी सशक्त होती है, यानी उनका वेपन्स जितना ही सशक्त होता है, आर्मी डिपार्टमेंट जितना सशक्त होता है, वो कंट्री उतना ही पावरफुल होता है। तो इट मीन्स इस एलाइड पावर जर्मनी के पावर को नेस्त नाबूद करने के लिए ये रूल अपनाई थी कि उसको डीमिलिटराइज कर दिया गया। फिर आगे है जर्मनी वाज फोर्स्ड टू पे कंपनसेशन अमाउंट टू 6 बिलियन पाउंड। अब इनके ऊपर वार जो हुई थी उसके युद्ध के क्षतिपूर्ति हर्जाने के रूप में, यानी कि हम जो इतने युद्ध किए उसमें हमारा जो इतना इकोनॉमिकल क्राइसिस गिरा है, इसके चलते आपसे ये 6 बिलियन पाउंड अमाउंट आपसे लिया जाएगा, और इस अमाउंट को जर्मनी चुका नहीं पा सकता था, लेकिन फिर भी उनके ऊपर ये थोपा गया था, लादा गया था। तो अब ये 6 बिलियन पाउंड को जर्मनी चुकाने में बहुत ही असमर्थ थे। और लास्ट में क्या है? द एलाइज आर्मीज ऑल्सो ऑक्युपाइड द रिसोर्स रिच ग्रीनलैंड, और एक रिच रिसोर्स ग्रीनलैंड था, उनको भी वो लोग छीन लेते, हथियार लेते हैं। तो इस प्रकार इस ट्रीटी में जितने सारे कंडीशन है, इस कंडीशन को पढ़ने के बाद क्या लगता है कि निश्चित रूप से जर्मनी के ऊपर इतना बड़ा हार्श ट्रीटी होने के बाद ही जर्मनी के गौरव को, उनके प्रेस्टीज को मिट्टी में मिला दिया गया। तब इसी सारी घटनाएं को देखते हुए वहां पे हिटलर का उदय होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं
बताऊंगी कि यहाँ किस प्रकार हिटलर का उदय होता है। एक छोटा सा यहाँ पे मैं लिखी हूँ, ये सिंबल है कि ये डॉलर का है और ये पाउंड का है और ये यूरो का है। कंफ्यूजन आप नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे मैं लिखी हूँ वो 6 बिलियन पाउंड लिखा गया है, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं हिटलर के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।